यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र सरकार के संबंध में जो प्रावधान किए, उनका कई कारणों से कार्यान्वयन नहीं हो सका, पर प्रांतों के संबंध में अधिनियम में जो प्रावधान थे उनका कार्यान्वयन हुआ और कई प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें बनी। प्रस्तुत वीडियो में कांग्रेस की इन्हीं प्रांतीय सरकारों की उपलब्धियों एवं कार्य प्रणाली पर विचार किया जाएगा। अधिनियम ने प्रांतों के लिए प्रांतीय स्वायत्तता, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रावधान किया, जिसके अंतर्गत निर्वाचित मंत्रियों को प्रांतों के सभी विभागों अथवा मंत्रालयों पर नियंत्रण का अधिकार तो दिया गया, पर गवर्नर को विशेषाधिकार देकर मंत्रियों के इस अधिकार को सीमित कर दिया गया। वस्तुतः ब्रिटिश सरकार काफी पहले से ही भारतीयों को औपनिवेशिक संवैधानिक संरचना का हिस्सा बनाने की रणनीति पर कार्य कर रही थी। 1935 के अधिनियम ने इसे फिर से स्पष्ट कर दिया। यही कारण था कि राष्ट्रवादियों ने इसके विरोध का निर्णय तो लिया, पर एक बड़ा प्रश्न यह भी था कि विरोध का स्वरूप क्या हो, विशेष रूप से वैसे समय में जब एक जन आंदोलन की संभावना नहीं दिख रही थी। अंततः 1936 के अपने लखनऊ एवं फैजपुर अधिवेशनों में कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। सीमित मताधिकार के बावजूद कांग्रेस को चुनाव में भारी जनादेश प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें 716 सीटों पर इसे विजय मिली। बंगाल, आसाम एवं पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, जहां यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तथा सिंध एवं पंजाब को छोड़कर अन्य सभी प्रांतों में इसे बहुमत प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने मद्रास, बंबई, केंद्रीय प्रांत, उड़ीसा, बिहार एवं संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल का गठन किया। बाद में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत एवं आसाम में भी कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के गठन का संपूर्ण देश पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। देशवासियों को अपनी विजय एवं जनता की शक्ति का एहसास हुआ। कांग्रेस को यह दिखाने का अवसर मिला कि वह न सिर्फ जन आंदोलन में जनता को नेतृत्व प्रदान कर सकती है, बल्कि वह राज्य की शक्ति का प्रयोग भी जनता के हित में करने में सक्षम है। अपनी सीमित शक्तियों की परिधि एवं 2 वर्ष 4 महीने की अल्पावधि में कांग्रेस ने भारतीयों की स्थिति में सुधार के कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। मौलिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा और विस्तार के प्रति कांग्रेस की प्रतिबद्धता बड़ी पुरानी रही थी। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस दिशा में कई उपलब्धियां हासिल की। 1932 में प्रांतीय सरकारों द्वारा पब्लिक सेफ्टी एक्ट्स जैसे अधिनियमों की बदौलत अर्जित सभी आपातकालीन शक्तियां निरस्त कर दी गईं। साम्यवादी दल पर प्रतिबंध बरकरार रहा, क्योंकि यह प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया था और इसे केंद्र सरकार द्वारा ही हटाया जा सकता था। पर व्यवहार में साम्यवादी अब अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता से कार्य कर सकते थे। प्रेस पर से भी सभी प्रतिबंध हटा लिए गए। कांग्रेस सरकारों ने राजनीतिक बंदियों एवं नजरबंद लोगों को रिहा कर दिया। यहां मैं अपवाद स्वरूप 2 समाजवादी नेता यूसुफ मेहर अली एवं एस बटलीवाला का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाकर मद्रास की कांग्रेस सरकार ने मुकदमा चलाया और सजा दी। उल्लेखनीय है कि सरकार के
इस कृत्य से मद्रास की कांग्रेस पार्टी के भीतर आंतरिक संघर्ष पैदा हो गया था तथा समाजवादियों ने दक्षिणपंथी मंत्रियों की तीव्र आलोचना की थी। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कृषकों एवं श्रमिकों को भी यथासंभव आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की, पर उनकी अपनी कुछ सीमाएं थीं। वे जमींदारी व्यवस्था का संपूर्ण उन्मूलन कर कृषि भूमि अथवा कृषि संरचना का काया पलट नहीं कर सकते थे। वर्ग समायोजन की उनकी रणनीति उनके लिए सबसे बड़ी बाधा थी। एक मल्टी क्लास मूवमेंट की सफलता परस्पर विरोधी वर्ग हितों के संतुलन पर निर्भर करती थी। उपनिवेशवाद के विरुद्ध समस्त भारतीयों को यूनाइट करने की दृष्टि से इस तरह का समायोजन आवश्यक था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपने अपने प्रांतों में सामान्य तौर पर मजदूरों के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों और कल्याण की वकालत की, जिनमें उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण, काम के घंटों का उचित विनियमन और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। पर साथ ही उनकी नीति औद्योगिक शांति को बढ़ावा देने की थी। वे इस नीति पर कार्य कर रहे थे कि औद्योगिक हड़ताल की संभावना कम से कम हो और मजदूरों एवं प्रबंधन के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध बना रहे। नवंबर 1938 में बंबई की प्रांतीय सरकार द्वारा पारित इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के विषय में बीजी खेर ने स्पष्ट किया कि यह अधिनियम वर्ग संघर्ष पर आधारित न होकर वर्ग सहयोग के दर्शन पर आधारित था। मद्रास, संयुक्त प्रांत, बिहार आदि प्रांतों में भी प्रांतीय सरकारों द्वारा यही नीति अपनाई गई। कांग्रेस की सरकारों का गठन और नागरिक स्वतंत्रता के विस्तार का पूरे देश में प्रभाव पड़ा। किसान सभाएं देश के हर हिस्से में अस्तित्व में आ गईं और ट्रेड यूनियन की गतिविधियां तेजी से बढ़ गईं। देशी रियासतों में चल रहे स्टेट पीपल्स मूवमेंट में भी गति आई। छात्र एवं युवा आंदोलनों की पुनर्वापसी हुई। यद्यपि कम्युनिस्ट पार्टी पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध लगा हुआ था, बंबई से यह अपना साप्ताहिक द नेशनल फ्रंट प्रकाशित कर पाने में सफल रही। कांग्रेस समाजवादी दल भी इसी प्रकार द कांग्रेस सोशलिस्ट एवं भारतीय भाषाओं में कई अन्य पत्र प्रकाशित करता रहा। कांग्रेस की सरकारों ने सामाजिक सुधार एवं कल्याण के कई कार्य किए। कई राज्यों में कुछ खास क्षेत्रों में मद्य निषेध लागू किया गया। अस्पृश्यता निवारण हेतु कई कार्य किए गए। शिक्षा, विशेष रूप से महिला शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर ध्यान दिया गया। 1937 में वर्धा में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां गांधी द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा व्यवस्था बेसिक नेशनल एजुकेशन अथवा वर्धा स्कीम पर विचार विमर्श किया गया। खादी सहित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। 1938 में कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी के कार्यों में भी कांग्रेस सरकारों ने सहयोग दिया। सितंबर 1939 में वायसरॉय लिनलिथगो ने कांग्रेस की सलाह लिए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया। लिनलिथगो के इस एक तरफा निर्णय से नाराज होकर प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस के इस निर्णय का समर्थन किया, जबकि जिन्ना के नेतृत्व में
मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर की और इस खुशी में दिनांक 22 दिसंबर 1939 को डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि 1938 में मुस्लिम लीग द्वारा गठित पीरपुर समिति की रिपोर्ट में कांग्रेस शासित प्रदेशों में मुसलमानों के विरुद्ध कथित रूप से भेदभाव का आरोप लगाया गया था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने बंगाल एवं आसाम में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार बनाना स्वीकार नहीं किया था। संभवतः इन्हीं कारणों की वजह से मुस्लिम लीग कांग्रेस की सरकारों से नाराज चल रही थी। कांग्रेस सरकारों के 28 महीनों के कार्यकाल की भिन्न भिन्न व्याख्याएं की गई हैं। साम्राज्यवादी इतिहासकार कूपलैंड विधि व्यवस्था सहित कई क्षेत्रों में 1937 के पूर्व एवं बाद की प्रांतीय सरकारों में कोई विशेष अंतर नहीं पाते। गांधी स्वयं कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों की कार्य संस्कृति से क्षुब्ध थे। उन्होंने हरिजन में सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उनके दुरुपयोग पर कई लेख लिखे। मई 1939 में गांधी सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा, I would go to the length of giving the whole Congress organization a decent burial rather than put up with the corruption that is rampant. नेहरू ने भी कहा, we are losing the high position that we have built up with so much labor in the hearts of the people. We are sinking to the level of ordinary politicians who have no principles to stand by and whose work is governed by a day-to-day opportunism. इसके साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि यद्यपि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी थी और यह समाज के सभी वर्गों एवं सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का आदर्श रखती थी, इसके लिए यह लगभग असंभव था कि यह साथ साथ हिंदुओं एवं मुसलमानों, जमींदारों एवं किसानों अथवा पूंजीपतियों, व्यापारियों एवं श्रमिकों सभी को समान रूप से प्रसन्न रख सके। वस्तुतः कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें कई प्रकार के विरोधाभास का सामना कर रही थीं। एक ओर तो वह पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्ध थीं, पर दूसरी ओर वह 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान के तहत कार्य कर रही थी, जिसकी वह कटु आलोचक थी। पर इन सब के बावजूद इतना तो कहा ही जा सकता है कि 1937 एवं 1939 के मध्य कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने भारतीय जनमानस को स्वातंत्र्योत्तर भारत में उनकी अपनी राष्ट्रीय सरकार कैसी होगी, इसका एक सुंदर सा ट्रेलर तो जरूर ही दिखा दिया। थैंक यू वेरी मच।